हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका तिवारी मैथ क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 12वीं क्लास का 11वां चैप्टर त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है ना। इससे पहले हम पढ़े हैं सदिश बीजगणित। थोड़ी थोड़ी बातें हमने उससे सीखी हैं और कुछ बातें हम यहाँ से भी सीखेंगे। ठीक है, देखिए क्या है। एक वर्ड बहुत परेशान तुम्हें कर रहा है, दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात। उसके लिए 11.1 प्रश्नावली बनाई भी गई है, उसमें पूरा चीज़ क्लियर कर दे रहे हैं तुम्हारा। ठीक है, जैसे सबसे पहली बात हम करें दिक् कोसाइन की, जिसको हिंदी में कहते हैं दिक्कोज्जा और अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। ये क्या होती है समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक y अक्ष है, एक x अक्ष है और एक तुम्हारी z अक्ष है। अब मान लीजिए कोई रेखा हो या कोई सदिश हो, जिसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ P, OP हो जाएगा। अगर ये OP अक्ष इस x अक्ष के साथ में अल्फा कोण बनाए, y अक्ष के साथ में बीटा कोण बनाए, इधर z अक्ष के साथ में स्टूडेंट ये गामा कोण बना दे, तो ये जो कोण होते हैं इनको कहते हैं दिक् कोण। ठीक है ना। यानी कि किसी रेखा द्वारा या किसी सदिश द्वारा, किसी रेखा द्वारा x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के साथ बनाए गए कोणों को दिक् कोण कहते हैं। दिक् का मतलब समझिए दिशा के, है ना, जो दिशा बताते हैं, दिक् कोण कहते हैं। और इन कोणों के कोसाइन को, कोसाइन का मतलब जान लीजिए, जिसे शॉर्ट फॉर्म कहते हैं कॉस। ठीक है ना। तो कोसाइन को क्या कहेंगे? दिक्कोज्जा कहते हैं, दिक्कोज्जाएं कहते हैं या दिक् कोसाइन कहते हैं। ठीक है ना, दिक्कोज्जाएं कहते हैं। इन्हें L, M व N इनसे व्यक्त करते हैं, इनसे व्यक्त करते हैं। जैसे L बराबर, M बराबर और N बराबर। L, M, N क्या है? किसी रेखा की दिक् कोसाइन। अगर यहाँ कंपेयर की जाए तो L जो x अक्ष के साथ में कोण बना है उसके कोसाइन को दर्शाता है, कॉस अल्फा। ये दर्शाएगा कॉस बीटा को और ये दर्शाएगा कॉस गामा को। ठीक है। इसके बाद नंबर आता है दिक् अनुपात। दिक् अनुपात या डायरेक्शन रेशियोज कह देते हैं। ठीक है ना, अंग्रेजी में डायरेक्शन रेशियोज। दोनों ही दिशा का काम करते हैं, दिक् का मतलब दिशा से है। तो ये क्या होता है? ऐसी राशियाँ या ऐसी संख्याएं, ठीक है, जो दिक् कोसाइन के या दिक्कोज्जाओं के, कोसाइंस के समानुपाती हों, समानुपाती हों। रेखा के दिक् अनुपात कहलाते हैं या सदिश के दिक् अनुपात कहलाते हैं। सदिश के दिक् अनुपात कहलाते हैं। जैसे, पहले बता देता हूँ कि इनको अधिकांश से की बात कर रहा हूँ, इनको
स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, इनसे व्यक्त करते हैं, इनसे व्यक्त करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो अनुपात वाला सिस्टम है वो इस तरह से है, जैसे L का अनुपात A के साथ, पहले वाले का अनुपात पहले वाले के साथ, दूसरे वाले का अनुपात दूसरे वाले के साथ, और तीसरे वाले का अनुपात तीसरे वाले के साथ। अगर आप ऐसे अनुपात ज्ञात करें तो कोई संख्या तुम्हें प्राप्त हो सकती है, जिसे हम कह देंगे अस्थिरांक। ठीक है ना, अचर राशि कोई प्राप्त हो जाए। कहने का मतलब इनका अनुपात यदि बराबर है तो ये जो ए बी सी हैं वो क्या कहलाएंगे, दिक् अनुपात। ऐसी कोई भी राशियाँ जो एल एम और एन के समानुपाती हों वह कहलाती हैं दिक् अनुपात। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि दिक्कोज्जाओं में संबंध। ठीक है ना, हम ये कहते हैं कि रेखाओं की या रेखा की दिक्कोज्जाओं में संबंध, दिक्कोज्जाओं में संबंध। मतलब हमें बताना है दिक्कोज्जा यानी कि एल एम और एन में संबंध बताना है स्टूडेंट। ठीक है ना। तो देखिए, जैसे मानिए ये हमारे पास में वाई अक्ष, एक्स अक्ष और ये हमारी जेड अक्ष। ये जो जेड अक्ष आप देख रहे हैं वह इन दोनों के लंबवत है। जैसे कि इस तरह से मैंने जो कैप खड़ा किया है, इस तरह से ये लंबवत इसके है। यानी कि ये तीनों ही एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों एक दूसरे से कैसे होती हैं, लंबवत होती हैं स्टूडेंट। ठीक है ना। ये जेड को हम ऐसे दिखा सकते नहीं पेज पर, हम क्या करते हैं, ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है ना। चलिए, आपको मान के चलना है कि वो इस तरह से है। अच्छा, अब आगे बढ़िए। तो जब किसी की दिक्कोज्जा हम ज्ञात कर रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कोई सदिश हमारे पास में है, ए वेक्टर बराबर मान लेते हैं। तो ये ए बी सी अलग बात है, यहाँ ए वेक्टर मैंने मान लिया है जिसका नाम दे दिया है मैंने एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के। ठीक है ना। ऐसा कर लेते हैं कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, ये आई दिशा, ये जे दिशा और ये के दिशा, एक ऐसे इसके हैं। इस जो मूल बिंदु है वो ओ हो गया। जो एक्स वाई जेड हैं वह हमने मान लिया कि यहाँ कोई बिंदु P है और इसके निर्देशांक हैं एक्स वाई और जेड। तो ये क्या हो जाएगा, ए इस बिंदु P का स्थिति सदिश हो जाएगा। ये क्या है, ए। ओ पी क्या है, ए है। स्थिति से समझ रहे हैं ना, इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर है, बिंदु O से किसी बिंदु की स्थिति। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या ज्ञात करना है, दिक्कोज्जाओं में संबंध। तो दिक्कोज्जा होती कौन कौन सी हैं, जैसे कि ये जो एक्स अक्ष के साथ में जो कोण बनाएगी वो अल्फा हो गई है, इधर इसके साथ बना रहा है कोण बीटा, इधर के साथ बना रहा है मान लीजिए कि कोण गामा है पी के साथ, है ना। हमने मान लिया कि माना क्या कि जो ओपी सदस्य है वह एक्स वाई तथा जेड अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा व गामा कोण बनाता है। ये हमने मान लिया। अच्छा, अब यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए अब मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ वो एक्स अक्ष के साथ में दिखाने वाला हूँ, और जो काम हम एक्स अक्ष के साथ में देखेंगे वही काम हम वाई के साथ करेंगे, वही जेड के साथ में करेंगे। ठीक है ना। भले ही वो अब ये 3D वाली बात है, वो तुमको दिखाई कम देगा, उसमें महसूस कम कर पाएंगे, लेकिन देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ बिंदु P से और ये लंबवत दूरी इस पर डालेंगे, किस पर, एक्स अक्ष पर। ये क्या डाल दिया है, लंब। तो आप जानिए कि यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो x है, समझ रहे। x जो पहला निर्देशांक है वो कहाँ से आएगा, x अक्ष पे से तो आएगा। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, x।
अगर ऐसे ही यहाँ से यहाँ पर तुम लंब डालोगे तो ये जो दूरी आएगी वो आएगी y, ठीक है ना। और जब यहाँ से इस पर लंब डालोगे तो अभी तुम दिखा नहीं पाओगे इस पर, लेकिन ऐसे मान लीजिए जैसे x पर डला है ऐसे ही y पर डलेगा, ऐसे ही किस पर डलेगा, z पर डलेगा। तो लंब डालने के बाद में ये दूरी कितनी आएगी, x। चलो देखिए, ये जो OP है, OP की लंबाई आप सीखिए पहले तो क्या है। तुम्हें पता है, जैसे 10वीं क्लास की अगर बात करें तो तुमने पढ़ा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये मैं अलग से तुम्हें बता रहा हूँ। दो बिंदुओं के, जैसे मान लीजिए एक x1 y1 है और एक तुम्हारा क्या है x2 और y2, x2 y2 के बीच की दूरी तुमने पढ़ी है ना। बीच की दूरी मतलब उसकी लंबाई क्या है, तो क्या होती है, बराबर वर्गमूल में तुमने पढ़ा है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, यही पढ़ा है। लेकिन जो तुमने पढ़ा था वो निर्देशांक ज्यामिति यानी कि 2 डायमेंशन में पढ़ा था, 2 विमाओं में। अब यहाँ पर 3 अक्ष हैं, x अक्ष है, y अक्ष है और z अक्ष है। तो 3 में क्या होगा कि इनके जो निर्देशांक हैं वो 3 निर्देशांक में रहेंगे, x, y और z। इनके x1 y1 z1, x2 y2 और z2। इसका मतलब इसमें एक लाइन और जुड़ जाएगी कि z2 माइनस के z1 का स्क्वायर। क्लियर। ये बात हमने क्यों ज्ञात की है, देखिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि O से और P तक की लंबाई हमें प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। O से P तक की लंबाई हमें प्राप्त हो जाए तो क्या होगी, OP बराबर वर्गमूल में x2 माइनस x1। और यहाँ पर जो O है उसके निर्देशांक क्या है, 0, 0, 0। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 0 का वर्ग प्लस y माइनस 0 का वर्ग प्लस z माइनस के 0 का वर्ग। तो कितना हो जाएगा, बराबर वर्गमूल में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये जो मैंने ज्ञात किया है वह किससे ज्ञात किया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी की सहायता से, ठीक है ना। अगर इसी बात को मैं तुम्हें पुराने अभ्यास में लेके चलूँ तो OP मैंने क्या किया है, इसकी लंबाई ज्ञात की है ना। लंबाई मतलब दूरी, और दूरी को हम क्या कह रहे थे, परिमाण। परिमाण चिल्ला रहे थे पहले, परिमाण। तो वही चीज़ देखिए, अगर मैं इसका परिमाण ज्ञात करूं तो आप क्या करते हैं कि वर्गमूल में I के घटक का वर्ग, J के घटक का वर्ग और K के घटक का वर्ग, ठीक है ना। तो आप यहाँ से समझ जाइए कि परिमाण ऐसे क्यों होता है, ठीक है ना। परिमाण का मान इसके बराबर क्यों होता है, क्योंकि इस पर भी क्या लगता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। लेकिन हम डायरेक्ट ही वो सारी चीज़ें कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये हिस्सा अलग है, 11वीं क्लास का है, ठीक है ना। अब तुम्हें ये पता चल गया कि OP की लंबाई कितनी है, ये है, और यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई तुम्हें पता है x है। अच्छा, ये देखो, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है ना। इस समकोण त्रिभुज में ये क्या है, आधार, और ये क्या है, कर्ण। तो अगर हम cos अल्फ़ा ज्ञात करना चाहें, cos अल्फ़ा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, ये होता ना। तो आधार कितना है, आधार है स्टूडेंट x, और कर्ण कितना है, कर्ण है OP। OP की लंबाई कितनी है, ये वाली लंबाई है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अच्छा, जो ये cos अल्फ़ा है इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, L, ठीक है ना। शुरू में ऊपर cos अल्फ़ा को क्या नाम दिया था, L दिया था, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा सुनिए, ऐसे ही जब हम y के साथ में काम करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर कौन कौन सा बना है, बीटा। तो वहाँ भी जो cos बीटा आपका आएगा वह भी आधार बटे कर्ण आएगा, लेकिन वहाँ पर आधार चेंज हो जाएगा, आधार रहेगा फिर वहाँ y, ये वाली लंबाई, ये क्या रहेगी, आधार, ये आधार रहेगी उसमें। तो y बटे, और ये वर्गमूल में कितना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर। इसको हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट m। ठीक, ऐसे ही n बराबर क्या होगा, cos गामा के होगा, और वो किसके बराबर आ जाएगा, तुम्हारा z बटे वर्गमूल में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। क्लियर। तो हमारे पास में L का मान भी है, M का मान भी है और N का मान भी है, तीनों का मान है।
तो अगर हम तीनों का वर्ग जोड़ दें, इनकी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जोड़ दें तो क्या होगा देखिए। एल का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मतलब एक्स का वर्ग बटे इधर जब इसका वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एल का काम हो गया। अब एम का काम देखिए, एम का मान कितना है, ये है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक ऐसे ही जब एन का स्क्वायर करोगे तो ये जेड स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से वर्गमूल हट जाएगा, बन जाएगा क्या जेड स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर। अब आप देख रहे होंगे कि तीनों का जो हर है वो समान है, तो वही मैंने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ऊपर तो सेम संख्या बनी रहेंगी, जब आधार सबका समान है तो ऊपर संख्या में कोई गुणा भाग करना नहीं होगा, क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इसका भाग जब इसमें देंगे कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर किसके, एक के। क्लियर। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो दिक् कोज्जाएं हैं उनमें ये संबंध हो गया, क्या हो गया कि तीनों के वर्ग का योग एक के बराबर होता है। क्लियर। जो मात्र सदिश होता है स्टूडेंट, उसमें जो घटक होते हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, तुम्हारे दिक् कोसाइन रहेंगे। ये बात क्लियर हुई। अब चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट अभी हमने देखा कि दिक् कोसाइनों में आपस में क्या संबंध रहता है ना। अब देखेंगे कि अगर हमें दिक् अनुपात दिए हों तो उनकी सहायता से दिक् कोसाइन कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, तथा दिक् कोसाइन में संबंध। मतलब अगर तुम्हारे पास में दिक् अनुपात दिए गए हों, मान लेते हैं कि हमारे पास में जो दिक् अनुपात हैं वो है स्टूडेंट कि एक है ए, एक है बी और एक है सी, ठीक है। अच्छा, अगर हमें दिक् कोसाइन ज्ञात करने हैं तो दिक् कोसाइन कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए एक होता है एल, एल बराबर होता है स्टूडेंट प्लस माइनस के ए अपॉन वर्गमूल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिक् कोसाइन एक हो गया ये। दूसरा एम और चाहिए तुम्हें, तो एम बराबर हो जाएगा स्टूडेंट प्लस माइनस बी अपॉन वर्गमूल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के सी अपॉन वर्गमूल में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। अगर किसी सदस्य के दिक् अनुपात आपको पता हो और दिक् कोसाइन पूछे गए हों तो इन फॉर्मूला की सहायता से आप ज्ञात कर दोगे, ठीक है। अच्छा, अब ये दिक् अनुपात ना दे करके वो सीधा कह दे कि सदस्य हमारे पास दिया है, मान लीजिए वो कह दे कि सदस्य ए बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और वो ये कह दे कि इस सदस्य के आप दिक् कोसाइन ज्ञात करिए। दिक् कोसाइन ज्ञात करिए, इसका मतलब ये क्या है कि ये तुम्हारा ए का काम करेगा, ये तुम्हारा बी का काम करेगा और ये तुम्हारा सी का काम करेगा। क्यों कि ये घटक भी कहलाते हैं, यही अदिश घटक भी कहलाते हैं, यही दिक् अनुपात भी कहलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तुम्हारा क्या करेगा, ए बराबर एक्स काम करेगा, बी बराबर वाई काम करेगा और जेड बराबर सी काम करेगा, मतलब सी बराबर जेड काम करेगा। इसका मतलब ये है कि इसके दिक् अनुपात क्या है, एक्स वाई और जेड। अब इनकी सहायता से क्या ज्ञात करना है, इनके दिक् कोसाइन ज्ञात करना है, तो वो आप करेंगे अपने आप। तो ये बात समझिए, मतलब अगर दिक् अनुपात स्पष्ट में कह दे कि ये दिक् अनुपात है तो दिक् कोसाइन ऐसे ज्ञात करना है। अगर ये ऐसे लिख के दे तो तभी समझ जाना है कि ये क्या है, दिक् अनुपात ही है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इनके वर्गों का योग एक हो जाए तो समझ जाइए कि यह फिर क्या है, दिक् कोसाइन है। क्लियर। अच्छा, अब एक बात और समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास में दो बिंदु दिए जाएं,
दो बिंदुओं, मान लीजिए एक का नाम दे दें ए पी, जिसके निर्देशांक रहेंगे x1 y1 और z1, तथा दूसरा कोई बिंदु है x2, y2, z2, और कोई ये कह दे कि इसको मिलाने वाला जो रेखाखंड है, मिलाने वाला रेखाखंड कह दे या रेखा कह दे, मिलाने वाले रेखाखंड के पूछ ले दिक् अनुपात क्या है, दिक् अनुपात पूछ ले या दिक् कोसाइन क्या है ये पूछ ले, तो मैं दोनों की तुम्हें बात बता देता हूँ। ये पॉइंट आप बहुत अच्छी तरह समझिए। अगर ये पॉइंट आप समझेंगे तो जो प्रश्नावली 10 हमने पढ़ी है वो थोड़ी सी और तुम्हें आसान लगेगी। कैसे, देखिए हमने ये पढ़ा कि अगर किसी बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, इसका मतलब हमें उस बिंदु के स्थिति सदिश दिए गए हैं, सही है ना। मतलब हमारे लिए पहली भाषा में ये क्या हो जाएगा, ओ पी क्या हो जाएगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये हो जाएगा। दूसरा ये क्या हो जाएगा, ओ क्यू, तो ओ क्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, x2i प्लस y2j प्लस z2k। अगर यही तुमसे कह दे कि आप पी क्यू ज्ञात करिए या पी क्यू के दिक् अनुपात ज्ञात करें, पी क्यू कह रहे हैं तो पी क्यू ज्ञात करिए, तो क्या करोगे आप क्या करोगे, ओ क्यू यानी कि क्यू के स्थिति सदिश में से और पी का स्थिति सदिश घटा दोगे, ये तो करोगे। और इससे घटाने का मतलब आप करोगे कि आई वाले से घटाओगे, x2 माइनस के x1 आई कैप प्लस y वाले में से y घटाओगे y1 j कैप प्लस ऐसे ही z वाले में से z घटाओगे, ये तो करोगे। अच्छा, लेकिन अगर सीधे दिक् अनुपात पूछा हो तो इसके दिक् अनुपात क्या है, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। जब दिक् अनुपात पूछें स्टूडेंट तो या तो हम इतनी लंबी प्रोसेस करें या फिर सीधे ही क्यों ना पहुँचें, दिक् अनुपात बराबर, देखो यहीं से घटाओ सीधे सीधे, क्यों जाए इधर, एक तो हो जाएगा तुम्हारा x2 में से x1 घटा दीजिए, x2 माइनस x1, एक तो ये हो गया। दूसरा y वाले में से y घटा दीजिए, y2 माइनस के y1, ठीक है। और तीसरा हो गया कितना, z2 माइनस के z1। लो जी, हो गया सीधा काम। ये किसके दिक् अनुपात हैं, सदिश पी क्यू के, किसके, पी क्यू के दिक् अनुपात। तो ठीक है ना, अगर दिक् अनुपात ज्ञात करने हो तो हम इतनी लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे। अगर सदिश पूछा हो तो प्रोसेस करेंगे, लेकिन अगर दिक् अनुपात पूछे हो तो इतना प्रोसेस नहीं करेंगे और सीधे यहीं से घटा घटा करके इनको लिख देंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। अच्छा, अगर दिक् कोसाइन पूछ ले तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, ये हमारे लिए ए का काम कर देगा। बटन नहीं लगाता हूँ, यहाँ लगाता हूँ, ये किसका काम करेगा, ए का काम करेगा, ये तुम्हारा बी का काम कर देगा, ये तुम्हारा सी का काम कर देगा। तो ये तरह से हमने ये दिक् कोसाइन ज्ञात किए हैं, ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इन्हीं बातों के ऊपर प्रश्नावली 11.1 कंप्लीट हो जाती है स्टूडेंट, है ना। है कुछ नहीं, आप दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात के बारे में जान नहीं चुके होंगे अच्छी तरीक़ा से, पूरा विश्वास है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं 11.1 प्रश्नावली। ये है स्टूडेंट 11.1 और पहला क्वेश्चन देखिए, ये है, कहता है यदि एक रेखा x, y और z अक्ष के साथ क्रम से इतने कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। लो जी, दिक् कोसाइन ज्ञात कर दें। दिक् कोसाइन एक होती है l, वो कितनी होती है, l बराबर कॉस अल्फा, सही है ना। अल्फा मतलब x अक्ष के साथ में बनाया गया कोण कितना है, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, कॉस 90 बराबर कितना हो जाएगा, 0। हो गया काम। दूसरा m का मान निकाल लीजिए। m क्या है, कॉस बीटा, बीटा मतलब y अक्ष के साथ में बनाया गया कोण कितना हो गया, कॉस 135। मतलब इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या कर दें कि कॉस 90 प्लस 45 कर दें, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, दूसरे सेक्शन में जाएगा ये, तो हो जाएगा माइनस का
माइनस साइन 45। इसका मतलब जो m का मान तुम्हारा आया है वो आ जाएगा -k1/√2। ये मान तो आप निकालना जानते ही होंगे, पूरी उम्मीद है। ऐसे ही अब n का मान जब ज्ञात करना होगा, तीसरा दिक् कोसाइन n बराबर तो क्या हो जाएगा कॉस गामा। गामा मतलब सदिश के द्वारा z अक्ष के साथ में बनाया गया कोण कॉस 45 बराबर कितना हो जाएगा 1/√2। ठीक है ना। तो तीनों में निकाल दी, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है ना। तो कौन कौन से हो गए 0 -1/√2 और 1/√2। क्लियर। चलिए अब है दूसरा क्वेश्चन। कहता है कि एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है L, M और N। कैसे? जो निर्देशाक्षों के साथ निर्देशांक अलग है और अक्ष अलग होती। निर्देशांक मतलब तीनों अक्षों की बात वो कर रहा है, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष तीनों की बात वो कर रहा है। ठीक है। के साथ समान कोण बनाती है। क्लियर स्टूडेंट। मतलब हमें ऐसी रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात करने हैं जो तीनों अक्षों के साथ में समान कोण बनाती है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है ना, प्रश्नावली 10 की विविध में। तो हम ये मान लेते हैं कि माना रेखा द्वारा तीनों अक्षों के साथ में जो समान कोण बना है, अक्षों के साथ बना समान कोण हमने मान लिया वो कितना है अल्फा मान लेते हैं। भाई मान लेते तीनों का कितना है अल्फा है। तो जो हमारे दिक् कोसाइन होंगे एल वो कितना हो जाएगा कॉस अल्फा, एम बराबर कितना हो जाएगा कॉस अल्फा और एन बराबर कितना हो जाएगा कॉस अल्फा। देखिए स्टूडेंट ये क्या है, ये हमने माना है अल्फा, ये निश्चित नहीं है। तो हमें ये निश्चित मान निकाल के देना पड़ेगा किसका दिक् कोसाइन का। तो एल बराबर कॉस अल्फा ये हो गया। हम जानते ही हैं, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि तीनों के वर्ग का योग एक होता है एल स्क्वायर, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर बराबर कितना 1 के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 1 के। मतलब कि 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना 1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा कॉस अल्फा बराबर प्लस माइनस के 1/√3। क्लियर। ये किसका मान आ गया कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या था एल, एम और एन। तो जो तुम्हारे दिक् कोसाइन हो जाएंगे स्टूडेंट, दिक् कोसाइन बराबर हो जाएंगे प्लस माइनस के 1/√3 प्लस माइनस के 1/√3। अगर तुम्हें ध्यान आया हो तो मैंने एक क्वेश्चन ऐसा किया है। ठीक है ना, प्रश्नावली 10 की विविध में। चलिए बढ़ते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात ये हैं तो इनकी दिक् कोसाइन क्या है। देखो आगे ना क्वेश्चन, मतलब हमारे लिए सॉल्यूशन यहाँ पर a बराबर क्या दिया है -18, b बराबर क्या दिया है 12, c बराबर क्या दिया है -4। ये सब क्या है दिक् अनुपात। दिक् अनुपात क्या याद करना है दिक् कोसाइन। तो मैं इसमें से केवल एक का मान निकाल दूंगा, दोनों और जो बचा है उसका आप निकाल दीजिएगा। जैसे कि मुझे निकालना है एल बराबर तो प्लस माइनस ए अपॉन वर्गमूल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है। तो प्लस माइनस ए का मान कितना है -18 बटे वर्गमूल में -18 का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब 12 का वर्ग प्लस और ये हो जाएगा कितना -4 का वर्ग। तो जो ये प्लस माइनस में लगा होता है वो केवल दिशा बताने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कोई सदिश ऐसे जा रहा हो, उसका प्लस में हो, तो अगर इसकी विपरीत दिशा में लेंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, केवल ये होता है। ठीक है ना। तो बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा -18 बटे वर्गमूल में 18 का वर्ग शायद 324, 18 × 144
14, 18 कम 18 और 14 32, ठीक। प्लस 12 का वर्ग 144 प्लस 4 का वर्ग कितना 16, जोड़िए ज़रा। तो माइनस के 18 बटे ये कितना हो रहा है देखो ज़रा, 4 और 6 10 और 6 सॉरी 4 और 4 8 और 6 14, वर्गमूल में 4, एक आंसर लगी। इधर हो गए 2 और 1 3 और 4 7 और 1 8। इधर देखो कौन बचा है 3 और 1 4, ठीक है ना, 3 और 1 4। तो शायद 42 का हो, देखिए ज़रा 42 गुना 42 कितना होता है, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, इधर करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, नहीं हो पा रहा है। और किसका हो सकता है 28 का, देखें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। चलो वर्गमूल ज्ञात कर ही देते हैं। 484, 2 2 के जोड़े, 2 से ये गया 2 इधर बचे कितने 2 दूनी 4 हो गए ना, इधर आया 84, तो ये हो गए तुम्हारे यहाँ 4 और 4 दूनी यदि हम करें तो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 22 का। ये जो वर्गमूल है वो इसका है, जो संख्या है इसका वर्गमूल क्या जाएगा 22, यानी कि माइनस के 18 बटे 22, ठीक है ना। तो ये किसका मान आ गया एल का। ऐसे ही आप ज्ञात करिए एम का मान क्या है और एन का मान क्या है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये आप ज्ञात कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा दिग कोसाइन आ जाएगा। क्लियर। चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है स्टूडेंट के दर्शाइए कि बिंदु 2 3 4 ये वाला और ये कैसे हैं संरेख, यानी कि तीनों बिंदु संरेख हमें दर्शाने हैं। हम ये कह देते हैं कि माना ए के निर्देशांक, इनके नाम दे रहा हूँ मैं, एक का नाम दे रहा हूँ ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी। तो एक के निर्देशांक मैंने मान लिए कितने 2, 3, 4। बी के निर्देशांक मैंने मान लिए कितने -1, -2 और 1। इधर सी के निर्देशांक मैंने मान लिए कितने 5, 8 और 7, ठीक है ना। अब संरेख होना आपको बताया है मैंने कई बार कि संरेख मतलब एक ही रेखा पर, संरेख मतलब एक ही रेखा पर। अब यह संरेख कह दे या समांतर कह दे या संपाती कह दे, वो सारी बातें एक ही हैं, बताया है ना। संरेख कह दे या समांतर कह दे या कोई और चीज़ कह दे, यानी कि संपाती कह दे, तब भी ये तीनों क्या रहेंगे एक ही फॉर्मूला इन पर लगने हैं। कैसे, अब इसकी जांच करने के लिए हमारे पास में 3 फॉर्मूला हैं शायद, कि ए बराबर एक तो लैम्डा बी, सही है ना, यानी कि एक सदिश को दूसरे के सदिश के गुणनखंड के रूप में आप दिखा दीजिए। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा हमने ये सीखा है कि अगर ए क्रॉस बी यानी कि 2 सदिशों का सदिश गुणा यदि 0 वेक्टर के बराबर आ जाए तब भी वो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। समांतर मतलब संरेखी होंगी, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये ना दिखा पाओ तो तीसरा पॉइंट क्या दिखा सकते हैं। तीसरा मैंने ये कहा था कि उनके जो घटक हैं A1, B1 और C1, उनका अनुपात दूसरे के साथ में, ये अगर आप बराबर दिखा देते हैं तब भी तुम्हारा काम चल जाएगा। अब आपने ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, अब आज फोकस करिए इस विधि पर। ये A1, B1, C1 क्या हैं, ये हैं इनके घटक, घटक कह दें या दिक् अनुपात कह दें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रेखा AB के दिक् अनुपात ज्ञात करें। तो रेखा AB के दिक् अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। तो दिक् अनुपात ज्ञात करने के लिए अब ये तो काम नहीं करेंगे कि OB माइनस OA करें, अब वो काम नहीं, अब सीधे साम काम करिए। दिक् अनुपात मतलब -1 -2, ठीक है। -1 में से 2 घटाइए कितना हो जाएगा -3, -2 में से 3 घटाइए कितना हो जाएगा -5, 1 में से 4 घटाइए कितना हो जाएगा -3। इसके दिक् अनुपात आ गए, जिसको हम नाम दे सकते हैं A1, B1 और C1, ठीक है ना। ये क्या है A1, ये है B1 और ये क्या है C1। इधर अब दूसरी रेखा देख लीजिए BC, रेखा BC के दिक् अनुपात क्या है, बराबर
मैं कह देता हूँ कि एक का नाम है A2। A2 कितना होगा, 5 में से -1 घटाइए, कितना हो जाएगा 6। B2 8 में से -2 घटाइए, कितना हो जाएगा 10। इधर 7 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6। ठीक है ना। तो तुम्हारे पास में C2 का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अगर यहीं आप A1/A2 करें तो कितना होगा स्टूडेंट, A1 यानी कि -3 बटे A2 कितना है 6, कितना हो जाएगा -1/2। सही है ना। ऐसे ही अगर B1/B2 करें तो क्या हो जाएगा तुम्हारा -5/10 बराबर 1/2। ऐसे तुम्हारा आ जाएगा कौन, C1/C2। तो आप देखेंगे कि जो A1/A2 का मान है वह बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2 के। अतः जो ये बिंदु हैं तीनों, वो तीनों बिंदु कैसे होंगे, संरेखी होंगे स्टूडेंट। हैंस प्रूव। अब आप एक बात समझिए कि संरेख दिखाने के लिए हम ये काम भी कर सकते हैं। इसका मतलब हमने जो 10.2 में, 3 में या 4 में कभी पढ़ा है कि संरेख है कि नहीं, उस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना। अब आते हैं 5वां क्वेश्चन। कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है, दिक् कोसाइन। किसकी, त्रिभुज की भुजाओं की। यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ये हैं, मैंने एक का नाम दे दिया A, एक का नाम मैंने दे दिया B, एक का नाम मैंने दे दिया C। तो ऐसे मान लो कोई त्रिभुज रहा हो है A B C, ऐसे रहा हो कोई। क्या ज्ञात करना है, इनकी भुजाओं के दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन, अगर मैं पहले दिक् अनुपात ज्ञात कर लूँ है, तो रेखा AB के दिक् अनुपात, AB के दिक् अनुपात। देखो भाई 3 भुजाएं हैं AB BC AC। मैं इसमें से रेखा AB के दिक् कोसाइन तुम्हें ज्ञात करके दिखा दूंगा। कह रहा है ना त्रिभुज की भुजाओं के दिक् कोसाइन ज्ञात करिए, तो मैं क्या करूंगा कि AB के दिक् कोसाइन तुम्हें निकाल के दिखा दूंगा। उसके बाद जो शेष भुजाएं बचेंगी कौन सी, BC और AC, इनको आप स्वयं हल कर लेना। ठीक है ना। तो AB के दिक् अनुपात ज्ञात करिए, किसके लिए, पहले दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना। तो क्या हो गया, दिक् अनुपात ज्ञात कर रहे हैं, अब सीधे ज्ञात करिए दिक् अनुपात मतलब घटक। तो -1 में से 3 घटाई, अरे बिल्कुल सेम यहाँ किया है ना। किसी के दिक् अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करिए, सीधे ही घटाइए, x में से x वाला, y में से y वाला, z में से z वाला। ठीक है ना। तो वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। तो -1 में से 3 घटाए तो कितने हो जाएंगे, -4। इधर b में से यह घटाइए, y में से y घटाइए तो क्या हो जाएगा, 1 में से 5 घटाइए कितना हो जाएगा, -4। 2 में से और -4 घटाएंगे तो हो जाएगा स्टूडेंट 6। ठीक है। ये क्या आ गया, दिक् अनुपात। तो रेखा AB के दिक् अनुपात तो ये हो गए, लेकिन पूछा क्या है, दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन तो मैं नाम दे रहा हूँ L1, M1 N1, इसलिए क्योंकि AB को दे दीजिए 1 और BC को दे दीजिए L2 B2 L2 M2 N2 और AC के लिए दे दीजिए ना L3 M3 और N3। तो L1 कितना हो जाएगा, -4 बटे वर्गमूल में इनका स्क्वायर, -4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस -4 का वर्ग 16 प्लस 6 का वर्ग 36। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, -4 बटे वर्गमूल में 6 6 12 6 18 1 4 और 2 6 68। अब इसमें जितना हल हो सके उतना आप हल करिए, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कितना हो जाएगा ये, -4 बटे 2√17। 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। कितना हो जाएगा, -2 बटे √17। ऐसे ही जब M1 ज्ञात करोगे तो M1 भी तो वही सेम है, -4 बटे वर्गमूल में यही संख्या इनकी 68, यानी कि कितना, 2√17। यह भी कितना हो जाएगा, -2 बटे √17। ऐसे ही आप क्या ज्ञात करिए, N1 ज्ञात कर लोगे स्टूडेंट। ठीक है ना। 6 बटे 2 वर्गमूल 17 यानी कि 3 बटे वर्गमूल 17।
ये क्या आ गया स्टूडेंट, रेखा ए बी के दिक् अनुपात आ गए, दिक् कोसाइन आ गई, सॉरी दिक् कोसाइन, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करोगे, रेखा ए बी सी के ज्ञात करोगे और रेखा ए सी के भी ज्ञात करोगे, है ना। तो ये आपको करना है, आसान है, बहुत सिंपल है। ये एग्जाम्पल है चौथा। एग्जाम्पल भी आप पढ़ते रहिए, कोई एग्जाम्पल अगर प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिए हमसे। तो एग्जाम्पल जो 4 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेता है, कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है। क्या है, एक्स अक्ष और एक्स वाई और जेड अक्ष की दिक् कोसाइन ज्ञात करिए। चलिए देखते हैं। तो ये मानिए तुम्हारा एक एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष है और जेड अक्ष है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। अच्छा, इसके क्या एक्स अक्ष के दिक् कोसाइन ज्ञात करने हैं। तो पहले हम दिक् अनुपात ज्ञात कर लें। दिक् अनुपात मतलब किसी बिंदु के अनुपात, घटक क्या रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, x, 0, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स अक्ष पर y का मान 0 रहेगा और z का मान 0 रहेगा, ठीक है ना। x का मान चेंज होता रहेगा, कभी 1, कभी 2, कभी 3, इस एक्स पर ऐसे चलता रहेगा। ऐसे ही इस अक्ष पर निर्देशांक जो रहेगा किसी बिंदु के वो रहेंगे 0, y, 0 टाइप के। ऐसे ही इसके रहेंगे कितने, 0, 0, z टाइप के, ठीक है ना। तो मैं पहले बात कर रहा हूँ x अक्ष की। तो x अक्ष के जो दिक् अनुपात हैं वो क्या है, x, 0, 0। इस अक्ष पर कोई भी सदिश रहेगा उसके जो घटक रहेंगे वो इस टाइप के रहेंगे। अच्छा, अगर मैं दिक् कोसाइन ज्ञात करूं, दिक् कोसाइन, तो तुम्हें पता हो तो हमें क्या करना है, x बटे वर्गमूल में x का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यही करना होता है ना। ऐसे ही दूसरा क्या है, 0 बटे ये पूरी संख्या, ठीक ऐसे ही 0 बटे में ये संख्या। तो देखिए एक्स स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा, x, तो ये तो कोई काम का ही नहीं है, तो ये हो जाएगा x, x का भाग x में देंगे कितना हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 1, 0, 0। 0 में किसी का भाग देंगे 0 ही आएगा, 0 में किसी का भाग देंगे 0 आएगा। इसका मतलब x अक्ष के जो दिक् कोसाइन हैं, दिक् कोसाइन वो कितने हो जाएंगे 1, 0, 0। y अक्ष के दिक् कोसाइन क्या हो जाएंगे, ऐसे ही हो जाएंगे जैसे कि ये है 0, 1, 0। इसी प्रकार हम हल कर सकते हैं। हल करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, कह देना कि इसी प्रकार y अक्ष के दिक् कोसाइन क्या होंगे 0, 1, 0। z अक्ष के दिक् कोसाइन क्या हो जाएंगे स्टूडेंट 0, 0, 1। क्लियर, ये हो गया तुम्हारा। अगर आप इसे और भाषा में सीखना चाहें तो दूसरा तरीका ये भी कह सकते हैं कि जो x अक्ष है वह x अक्ष के साथ में कितना, अगर आप कोण के हिसाब से निकालना चाहें तब बात मैं कर रहा हूँ, यही x अक्ष के साथ में कितना कोण बना रही है 0। इसका मतलब अल्फा बराबर कितना हो गया 0। y के साथ कितना कोण बनाएगी, x तो इसकी भी लंबवत होती है, इसकी भी लंबवत होती है, यानी कि बीटा का मान भी 90 और गामा का मान भी 90। इसलिए जो दिक् कोसाइन होंगे वो कितने होंगे, कॉस अल्फा यानी कि कॉस 0, m बराबर कितना कॉस बीटा मतलब कॉस 90, n बराबर कितना कॉस गामा यानी कि कॉस 90, ठीक है ना। इसका कॉस 0 का मान कितना हो गया 1, कॉस 90 का मान 0, कॉस 90 का मान 0, तो क्या आ जाएगा 1, 0, 0। आप चाहें तो दिक् कोसाइन ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपकी 11.1 प्रश्नावली पूरी हो गई है। अब जो मेन प्रश्नावली है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, पढ़ना है, 11.2 और 11.3, ठीक है ना। तो ये बहुत ध्यान से पढ़ने के लिए पहले आप पिछली प्रश्नावली को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो बच्चा 10.1, 2, 3, 4 और 11.1 को अच्छी तरह से पढ़ लेगा वह 11.2 और 3 में उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आराम से समझ पाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है।